क्या आपको पता है एक जापान के एक लड़के ने सिर्फ घर बैठे ही $33 मिलियन कमाए, वो भी एक दिन में। अनबिलीवेबल सा लगता है ना, लेकिन इस लड़के ने ऐसा करके दिखा दिया। तो ये जानते हैं आखिर कौन है वो लड़का, आखिर कैसे उसने घर बैठे ही $33 मिलियन कमाए, वो भी एक दिन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Handle CIS, who is he? What do you do? Tokyo markets are bubbling with speculation about a mystery man who's making millions betting on stocks known only as CIS. And he claims to have made $160 million plus trading Japanese stocks in the last decade. $34 billion, he claims, basically in one wild night. 1979 जापान पूरी दुनिया में एक डोमिनेंट फोर्स था। इस साल के दौरान जापान ने अपने स्टॉक मार्केट हाई टच किया था। 1980s में जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल गया था। 1988 में दुनिया के 8 सबसे बड़े बैंक जापानीज थे और जापान के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन करीबन दुनिया के 50% स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन जितना था। और इसी समय के दौरान टोक्यो में एक छोटा सा लड़का जिसको आज जापान में CS के नाम से जानते हैं, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, क्योंकि जापान की ट्रेडिंग हिस्ट्री को पूरी तरह बदलने वाला था। CS का पहला ट्रेडिंग लेसन किंडरगार्टन की एज में आया। इस दौरान CS अपने दोस्त के साथ एक लोकल स्टोर में जाता रहता था। वहाँ जाकर CS एक लॉटरी गेम खेलता था, लेकिन CS बार बार हार जाता था। CS जिसे हारना पसंद नहीं था, इसलिए एक दिन CS ने लॉटरी सिस्टम को बीट करने के लिए एक प्लान बनाया। CS ने सिर्फ एक लॉटरी टिकट के बजाय बहुत सारी लॉटरी टिकट खरीदी और काउंटर पर जाकर सभी लॉटरी के नंबर बताने लगा। CS और उसका दोस्त रिजल्ट सुनकर चौंक गए। इस बार वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लॉटरी जीत गया था और शायद CS को पता नहीं था कि इस चीज ने उसे अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग लेसन सिखा दिया। और ये लेसन था कि हर गेम में कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न और पैटर्न होते हैं। CS के पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो चाहते थे कि CS अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक अच्छी सी जॉब लगे, लेकिन CS पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से CS अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाता था और इसी कारण CS डिप्रेशन में आने लगा था। सभी छोटे बच्चों की तरह CS स्कूल के बाद एक लोकल आर्केड शॉप में जाकर अपने दोस्तों के साथ फाइटिंग गेम खेलता रहता था। CS को पढ़ाई से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने में मजा आता था, जिसकी वजह से CS नेचुरली गेम्स के अंदर के पैटर्न को पकड़ने लगा। CS ने आर्केड गेम्स में अपने आप को बेस्ट प्लेयर बनाने की ठान ली। CS घंटों तक गेम खेलता रहता था, जिसकी वजह से CS को ये तो पता चल ही गया था कि गेम को जीतने के लिए दिमाग को शांत रखना बहुत ही जरूरी है। धीरे धीरे CS अपने सभी दोस्तों को गेम्स में बुरी तरह हराने लग गया था और सभी वहाँ के सभी गेमर्स में एक जाना माना नाम बन गया था। इसी वजह से CS को अपना आइकॉनिक नाम मिला CIS, जिसका जापानीज में मतलब था डेथ। और गेम में इतना ज्यादा टाइम बिताने की वजह से वो अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स बहुत कम आने लग गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से CS के पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन भी सही नहीं थी, जिसकी वजह से उनका मन था कि CS को सिर्फ बढ़िया एजुकेशन ही उसका करियर बना सकती है। CS की माँ हमेशा उस पर ग्रेड्स को लेकर प्रेशर डालती थी और कभी कभी तो उसे बेल्ट से भी मारा करती थी। अब्यूसिव अपब्रिंगिंग और खराब फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण CS काफी दुबला पतला पड़ा हुआ, इसके पास पढ़ाई को लेकर कोई पैशन नहीं था। आगे जाकर CS के पेरेंट ने CS का बाहर जाना और गेम खेलना बंद कर दिया। उसे कहते थे कि जब तक वो अपनी ग्रेड्स नहीं सुधारेगा तब तक वो बाहर नहीं जाएगा। CS के पास कोई और चॉइस नहीं था। CS जल्दी से जल्दी इस समय को निकालना चाहता था। CS के पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर बने, क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में थे। कॉलेज के दौरान CS अपने कमरे में बंद रहकर अल्टीमा ऑनलाइन नाम के गेम को खेलता रहता था और अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के नए गन्स एक्वायर करने में ध्यान देता था। खराब ग्रेड्स के बाद भी CS को अपने पेरेंट्स की जानकारी की वजह से जॉब मिल गई थी। CS की उम्मीद थी कि एक जॉब लगने से उसके पेरेंट्स से रिश्ता सुधर जाएगा, लेकिन CS को डिसअपॉइंटमेंट ही मिली, क्योंकि जॉब लगने के बाद भी कुछ भी बदला नहीं था। एक 9 to 5 जॉब में ट्रैप, ना कोई गर्लफ्रेंड और ना ही ज्यादा पैसा। CS अंदर ही अंदर मरने लगा था, लेकिन CS हमेशा से ही कॉम्पिटिटिव था, जिसकी वजह से CS को अब जीतना था। CS ने इस बोरिंग सिस्टम से बाहर निकलने की ठान ली थी। खराब अपब्रिंगिंग और अपने पसंद की लड़की ना मिलने की वजह से CS को एक बात का पता चल गया था कि अगर कोई चीज है जो कि CS की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, वो है पैसा। सन 2000 में जब CS 21 साल का हुआ, उसने अपनी जॉब से $30,000 बचा लिए थे और उन पैसे से एक ट्रेडर बनने की ठान ली थी। CS अब अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गोल था कि वो मार्केट को बीट करना चाहता था। शुरुआत में CIS ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी को यूज करता था, जिसमें वो अच्छी कंपनी के स्टॉक्स को सस्ते में खरीदता था और लंबे समय तक होल्ड करता था। लेकिन CS को ये बात धीरे धीरे पता चल गई थी कि स्ट्रेटेजी से वो जल्दी अमीर नहीं बनेगा, इसलिए CS ने डे ट्रेडर बनने का सोचा। इसके अंदर डे
डेली बाय और सेल करना पड़ता है प्रॉफिट बनाने के लिए। CIS के पैटर्न रिकॉग्निशन एबिलिटी के बावजूद हाई रिस्क ट्रेडर्स मैक्रो फैक्टर्स की वजह से CIS को लॉसेस हो रहे थे, लेकिन मल्टीपल लॉसेस के बाद भी CIS ने हार नहीं मानी और एक जापानीज लेजेंडरी डे ट्रेडर BNF से मिलने के बाद CIS के इरादे और मजबूत हो गए थे। इसके बाद CIS ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जो कि पैटर्न पे बेस्ड थी। CIS ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पकड़ने लगा था। 5 मूविंग एवरेज, 25 मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स की वजह से ट्रेंड के डायरेक्शन का पता लगने लग गया था। इसकी वजह से CIS ने अपने अकाउंट जल्दी ही 30K से 100K तक ग्रो कर लिया था। शुरुआती सक्सेस के बाद भी CIS को पता था भी स्ट्रेटेजी में थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। एक एक्सपीरियंस गेमर होने के वजह से CIS को बहुत बड़ा लेसन पता था और वो था कि जब आपके ओपोनेंट बहुत ताकतवर हो तो वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में भी कोई अलग नहीं था। एक डे ट्रेडर की होने की वजह से CIS को कंपनी के रिपोर्ट्स और फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं था। CIS को पता था कि CIS का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि लोग ही है। CIS ने अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को यूज किया और अपने लॉसेस को टाइम होल्ड कम कर दिया और विनिंग के टाइम होल्ड बढ़ा दिया। इसकी वजह से CIS बहुत तेज से पैसे कमाने लगा। 25 की एज तक CIS के अकाउंट साइज 3 मिलियन हो चुके थे। CIS ने अपने पेरेंट्स को गलत साबित कर दिया था। धीरे धीरे CIS का लाइफस्टाइल और कॉन्फिडेंस दोनों में ग्रोथ होने लगी। हर जीत के साथ CIS का कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा। CIS की रैपिड ग्रोथ की वजह से CIS को जापान में मोस्ट एग्रेसिव डे ट्रेडर का टाइटल मिला। धीरे धीरे CIS की फॉलोइंग बढ़ने लगी। CIS जब हारता तो बहुत छोटा हारता, लेकिन जब जीता बहुत बड़ा जीता था। इस वक्त जापान के कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं था जिसने CIS के बारे में नहीं सुना हो। CIS वॉज अनस्टॉपेबल। हर एक ट्रेड के बाद CIS स्किल्स और पैसे दोनों में ग्रोथ करने लगा था और एक साल के अंदर ही CIS ने अपने अकाउंट का साइज 3 मिलियन से 30 मिलियन कर लिया था। CIS एक मनी प्रिंटिंग मशीन बन चुका था, लेकिन CIS को जल्दी समझ आने वाला था कि सब कुछ सेम नहीं रहता। CIS इस अर्ली सक्सेस की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था और अब CIS के बैंक में पड़े पैसे CIS को सिर्फ नंबर की तरह दिख रहे थे। CIS अब छोटी ट्रेड्स जीतने पर वो खुशी और एक्साइटमेंट फील नहीं करता था जो पहले करता था। जैसे जैसे CIS का अकाउंट साइज बड़ा हो रहा था वो धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट वो थ्रिल फील नहीं कर पा रहा था। इसी के कारण CIS ने अपने ट्रेडिंग साइज बढ़ाया, लेकिन यहीं से चीजें बिगड़ने लगी। 17 जनवरी 2006 लाइव डोर नाम की एक जापानीज कंपनी अकाउंटिंग फ्रॉड के लिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर आई। ये न्यूज तेजी से जापानीज मार्केट्स में फैल रही थी। इसी वजह से इन्वेस्टर्स में डर फैल गया था। इसी वजह से लोग स्टॉक सेल कर रहे थे और यहीं CIS के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। बड़ा अकाउंट साइज होने के कारण CIS अपना लॉस कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन जब मार्केट शांत हुआ 92% जापानीज स्टॉक की वैल्यू गिर चुकी थी। इस दिन CIS को अपना सबसे बड़ा लॉस हुआ $5 मिलियन का। CIS ने फिर से थोड़ा प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया था, लेकिन अभी भी CIS को ये समझ नहीं आया था कि मार्केट CIS की स्ट्रेटेजी से अडेप्ट कर चुकी है। CIS के लॉसेस बढ़ने लगे। लंबे घंटों की ट्रेडिंग की वजह से CIS की मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। अगस्त 2007 दो बड़े हेज फंड बैंकरप्ट हो चुके थे और 2008 के रियल एस्टेट बबल के फूटने की वजह से इन्वेस्टर में फिर से फियर स्प्रेड करने लगी, जिसकी वजह से लेमन ब्रदर्स के स्टॉक शार्पली नीचे गिरे। इस एक दिन में CIS को $6 मिलियन का लॉस हुआ। मार्केट ने CIS के बड़े पोर्टफोलियो साइज को अडेप्ट कर लिया था। CIS की स्ट्रेटेजी अब काम नहीं कर रही थी। CIS का एक लेजेंडरी कोड था कि गेम्स ने उसे जल्दी सोचना और शांत रहना सिखाया। ये लेकिन अब CIS अपने प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था। CIS के एग्रेशन और बड़े पोर्टफोलियो ने CIS को स्लो बना दिया था। CIS को डर था कि वो अपने सारे पैसे गवा देगा। CIS की जगह कोई और होता तो शायद ट्रेडिंग छोड़ देता और अपने बैंक अकाउंट से सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन CIS अलग था। CIS को फिर से मार्केट को हराना था। CIS हार मारने वालों में से नहीं था। CIS को समझ आ गया था कि वो खराब ट्रेडर नहीं बनता जा रहा है, बल्कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना भूल रहा था। CIS को बस एक चीज पसंद नहीं थी, वो था हारना। CIS ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जो कि CIS के लार्ज पोर्टफोलियो के हिसाब से अडेप्ट करे। आखिरकार वो दिन आ गया जब CIS को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। 24 अगस्त 2015 मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर स्टॉक सेल कर रहे थे। इन्वेस्टर के अंदर रिसेशन की न्यूज फैल रही थी। सबका मानना था कि चाइना की इकोनॉमी गिरने वाली है और एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। टोक्यो जापान में एक छोटे से 1 बेड अपार्टमेंट में एक आदमी सारी न्यूज सुन रहा था और अपनी साथ स्क्रीन पर हर चीज एनालाइज कर रहा था। CIS स्टॉक खरीदना चालू करता है। CIS इस दिन $12 मिलियन का प्रॉफिट कमाता है, लेकिन CIS अब भी सेटिस्फाई नहीं था। अगले दिन CIS अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। धीरे धीरे कैंडल स्क्रीन होने लगती है। दिन खत्म होने तक CIS ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसे आज तक किसी ने नहीं सोचा था। ये CIS की परफेक्ट रेट थी। CIS इस दिन $33 मिलियन का प्रॉफिट कमा कर निकलता है। अकेले CIS ने ही निकिया के स्टॉक्स को ऊपर की तरफ चढ़ा दिया था। आज तक ना किसी ने ऐसा देखा, ना किसी ने ऐसा सोचा था। CIS ने इस 33 मिलियन की ट्रेड के साथ इतिहास बना दिया था। CIS की जिंदगी में आज भी कुछ भी नहीं बदला। आज भी CIS वीडियो
वीडियो गेम्स खेलना पसंद करता है और कुछ घंटों के लिए ट्रेडिंग करता है। इतने पैसे होने के बाद भी CS एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।